नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीईटी पीईटी या फिर पीआरटी वाला, जो आपका जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम कहेंगे सीखने का वक्र, स्मृति, सीखने का पठार या फिर अवधान। क्या कहा जाता है जब सीखने की वह अवधि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीखने का पठार। जब बालकों की सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विकास नहीं होता तो इसे कहा जाएगा सीखने का पठार। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो होते हैं, तो कितने जोड़े होते हैं? 22, 24, 23 या कोई से भी नहीं। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में तो गुणसूत्रों के जो जोड़े जो होते हैं तो ये 23 होते हैं। 46 होते हैं वैसे तो जोड़े पूछे गए हैं तो 23 मतलब 23, 46। आनुवंशिकता जो है इसका मूल आधार जो है कोष को माना गया है और कोष के द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय मां के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का कोषों से मिलन होता है ताकि एक नवीन कोष की रचना हो सके। और कोषों के समकेंद्रक के कणों का गुणसूत्र कहा गया है और गुणसूत्र हमेशा युग्मों में होते हैं, मतलब जोड़े जाओ उसमें होते हैं। तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 मतलब 23 पुरुष के 23 महिला के, तो 46 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है। यहाँ पर बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है, सूत्र वो कौन सा है, किन के द्वारा दिया गया था ये? तो इसमें जो हमारा सी आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि क्या है? इसको एक गणना माना गया है जिससे बुद्धि का क्या आकलन किया जाता है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने, तो इन्होंने दिया था ये बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला। मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य जो अधिक काम करना, मतलब कार्य करना। वास्तविक आयु क्या है? किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु जो उसकी होती है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इसके बाद आ जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये दिया था यहाँ पर सियाला, हल ने, हेंगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये दिया गया था स्किनर के द्वारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर जो उन्होंने दिया था। और किस पर किया था इन्होंने? चूहा जो है, चूहे, इस पर किया था इन्होंने शोध, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। और स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनः फलन का व्यापक महत्व है, जो दंड, पुरस्कार, परिणाम और ज्ञान के रूप में होता है। जैसे किसी बच्चे ने क्लास में अच्छा काम किया तो उस पुरस्कार के रूप में आप उसे पेन दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, रेजर वगैरह, तो जिससे कहने का मतलब है बच्चे का हौसला बढ़े, जिसकी देख रेख में देख और बच्चे भी उसका अनुसरण करें। इसके बाद सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या गेस्टोलर ने। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं ए.एल. थॉर्नडाइक। तो इन्होंने प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। और ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किस पर किया था इन्होंने? बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया था कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। मतलब जैसे आप एग्जाम है, हो सकता है आपने स्टेट का एग्जाम पहले भी दिया हो और पहले आपका 1-2 नंबर से रह गया हो, तो अब आपको पता लग चुका है किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आपके उसके बार बार प्रयास करोगे तो अभी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है कोहलर नियमन में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का, व्यक्तित्व या अधिगम का सिद्धांत? कोहलर नियमन में से किससे
संबंधित है। तो कोहलर जॉइन का जो संबंध जो है ये अधिगम के सिद्धांत से है। गैस्टोलट मनोवैज्ञानिक है कोहलर, इन्होंने अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत दिया था जो सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। और इन्होंने किस पर किया था शोध? सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था तो उस पर किया था। इसके अनुसार जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और बालकों के बौद्धिक विकास हेतु अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बहुत सहायता करती है। तो अधिगम का सिद्धांत था। नेक्स्ट आ जाता है बुद्धि के जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल, वर्नन, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर कौन थे? अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है तो कौन थे? ये कैटल थे, आरबी कैटल। ये जो तरल सिद्धांत जो है ये वंशनक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित होती है। तो ये कैटल जो है इनका था तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का सिद्धांत। इसके बाद इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का एक कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? नहीं में पूछा गया है कौन सा अधिगम के पठार का एक कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, विद्यालय का असहयोग। तो और कौन कौन सी है फिर? इसमें ज्ञान की सीमा है, उत्साह या प्रेरणा की सीमा आ जाती है, इसमें शारीरिक क्रिया की सीमा आ जाती है, कार्य की जटिलता आ जाती है। तो ये विद्यालय असहयोग इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान, तो किसके सुधार के लिए किया जाता है? अब इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में है किसके लिए, अर्थात समस्या समाधान के लिए। तो ये जो एलेक्स एफ ओसबर्न इन्होंने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया था। और ये विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान हेतु बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है गेट्स व अन्य का, मॉर्गन और ग्रीलैंड, स्किनर या कॉर्नब्रेक का। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो कथन है यहाँ पर ये किन का है? गेट्स व अन्य का। अधिगम का मतलब क्या है? अधिगम का मतलब लिया गया सीखने से। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा था कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। तो किसका कथन था? गेट्स और अन्य का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक या सामान्य बुद्धि से? तो गोलमैन जो इनका संबंध है, अब इनका जो संबंध है ये संवेगात्मक जो बुद्धि है इससे माना गया है। नाम क्या था इनका? डेनियल गोलमैन। तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इस सिद्धांत को इनकी जो पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस ये वाली, इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया और स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि इन्होंने कहा है। तो गोलमैन जो इनकी कौन सी है? संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये मापन करता है व्यक्तित्व, पढ़ने की दक्षता, बुद्धि या किसी का भी नहीं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका परीक्षण करता है? तो बुद्धि का परीक्षण करता है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यकरण का सिद्धांत। तो एक अलग है, अब कौन से वाला है? ऑप्शन सी वाला, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है क्या है कि अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। और किसने दिया था? जो ये मनोवैज्ञानिक है क्लार्क हल, सीएल हल, क्लार्क हल, तो इन्होंने दिया था ये वर्ष 1943 में। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का
वर्गीकरण किया था? सिगमंड फ्रायड ने, मन, जुंग या अल्पर्ट ने? अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और किन के द्वारा? तो ये किया गया था जुंग के द्वारा। ये जो जुंग जो है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, कार्ल जुंग। तो इन्होंने किया था ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण? समज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो ज्ञान जो है इसको माना गया है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है ब्लूम, तो इन्होंने समज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में बांटा था, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन इसके रूप में बांटा था। तो इसमें से ज्ञान जो है ये समज्ञानात्मक संप्राप्ति में न्यूनतम स्तर पर है। तो ज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में इन्होंने बांटा था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक या वंशगत है? तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यह है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। परिवार के बाद समाजी ऐसा संस्थान है जहां बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद ही फिर अपने आस पड़ोस से, विद्यालय से, वहां से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये उदाहरण है क्षैतिज अधिगम का, ऊर्ध्व अधिगम का, द्विपार्श्विक अधिगम का या किसी का भी नहीं। मतलब किसका है? साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल वो चलाना सीख रहा है। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण जो है ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है। ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। मतलब जैसे साइकिल होती है सेम वैसे ही मोटरसाइकिल होती है। जैसे कहा जाता है कि ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति कार आसानी से चला लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम। तो कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? अब प्रमुख जो नियम है यहाँ पर ये द्रुतगामी विकास जो नियम है इसको माना गया है। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होता है, और द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का, परस्पर संबंध का या समान प्रतिमान का? तो विकास का एक सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। अब नहीं है ये वाला अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत है। और विकास जो है माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कथन है गैसेल, हरलॉक, मेरिडिथ या डगलस और होलैंड का। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अब कथन है किनका? तो ये जो गैसेल जो है इनका, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं इन नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो एक कथन है इनका। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14। अब ये कहा था यहाँ पर किन के द्वारा? जो विलियम मैकडूगल है, जॉन ए मैकडूगल। तो इन्होंने जो है ये 14 मूल प्रवृत्तियां जो है इनके बारे में बतलाया था। ये जो भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता, ये वाली जो होती है 14 मूल प्रवृत्तियां। नेक्स्ट आ जाता है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ये अवधान है। अब कथन है डमिल, मन, रोस या मैकडूगल का। किन का है? तो रोस जो है, रोस का है ये। किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया,
अवधान मतलब ध्यान देना, तो रोश ने दिया था ये। तो अवधान मतलब दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, मतलब कि किसी कोई एक वस्तु है उसकी तरफ अपना फोकस रखना, उसकी तरफ देखना। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। सीखने के जो मुख्य नियम, थॉर्नडाइक चाइनो ने 3 मुख्य और 5 गौण नियम बताए थे। अब जो मुख्य नियम है तत्परता, अभ्यास, बहु अनुक्रिया या प्रभाव का, कौन सा इनमें एक नहीं है। अब ये जो ऑप्शन सी में है बहु के अनुक्रिया नियम, तो ये इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा या चित्रांकन परीक्षण। तो ये यहाँ पर जो है इनमें कौन सा था ये। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो बी में है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये वाला था। तो ये क्या है, व्यक्तिगत रूप से सीखने, अन्य देशों को समझने और समस्याओं के समाधान से संबंधित है। तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके बाद आ जाता है, इनमें से कौन सा युग्म एक सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, क्रिया परशु तनबंधन का सिद्धांत बी एफ स्किनर का है, क्लासिकल सिद्धांत आई पी पावलोव का था, सीखने का समग्र सिद्धांत सी एल हल का है। तो एक सही नहीं है इसमें, कौन से वाला, ये ऑप्शन डी वाला है, सीखने का समग्र सिद्धांत सी एल हल का है। बाकी यहाँ पर इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, क्रिया परशु तनबंधन का सिद्धांत बी एफ स्किनर का है, और क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत ये आई पी पावलोव का है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत जो है ये शिक्षा का दर्शन है। इसके बाद है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेसमर, युग, स्पेंजर या कैनन, किसने की है। तो ये की गई है क्रेसमर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक, स्पीरमैन, वर्नर या स्टर्न ने, द्विकारक सिद्धांत। अब द्विकारक सिद्धांत जो दिया गया था ये स्पीरमैन जो है इनके द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार जो बुद्धि जो इन्होंने 2 भागों में बांटी हुई थी बुद्धि, एक तो था सामान्य, एक जनरल, इस प्रकार से 2 जो है इसमें बांटी हुई थी। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जनरल, और विशिष्ट मानसिक योग्यता मतलब स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से 2 भागों में बांटी हुई थी, एस और जी वाली। इसके बाद इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। सृजन शास्त्र के पिता कहा गए हैं यहाँ पर क्रेम क्रो, रोस, गोल्टन या वुडवर्थ को, किन्हें कहा गया है सृजन शास्त्र के पिता। तो ये जो गोल्टन जो है इनको कहा गया है, ये फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गोल्टन। तो इनका जो उद्देश्य जो था ये अनुवांशिकी और मानव आबादी का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब ये कथन है यहाँ पर कोलेम ब्रूस का, ड्रेवहल का, डीहोन या क्रो का, कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये कथन जो है यहाँ पर किन का था, क्रो का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति बाल्य, शैशव, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था से। विद्रोह की भावना, तो विद्रोह की भावना जो है ये मध्य जो किशोरावस्था है इससे मानी गई है। 4 अवस्थाएं होती है, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा या प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं आप। तो ये मध्य किशोरावस्था कौन सी है, ये है 13 से 15 वाली, क्योंकि 12 से 18 में तो आ जाते हैं ये बीच में। तो 13 से 15 वाली मध्य है, मतलब बीच की। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
और इसके बाद फिर हमारे जो है यहाँ पर हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे जो उपयुक्त है विकल्प आपने बताना है, मतलब इनमें सही जो है कौन से वाला है। तो क्वेश्चन है जैसे दुष्ट अपनी दोस्ता नहीं छोड़ता, तो एक लोकोक्ति है, मुहावरे होते हैं जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो कौन सा बनेगा इसका। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कभू निरामिष होए ना कागा, तो यही है, मतलब दुष्ट अपनी दोस्ता नहीं छोड़ता है। कौवे को आप कितना मर्जी खाने को दे दे लेकिन जाएगा वो वहीं पर। इसके बाद है किस शब्द में ल प्रत्यय रूप में नहीं आया है। ल प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग शुरू में लगते हैं। अब इसमें ल प्रत्यय नहीं है, कुशल, मृदुल, विमल, रोमल नहीं है ये वाला, सॉरी कौन सा, हाँ यही वाला विमल, क्योंकि वी उपसर्ग है इसमें, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है पंडित दूध पीता है। अब इसमें कर्म, कर्ता, संप्रदान या कोई से भी नहीं, कौन सा कारक है, पंडित दूध पीता है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो कौन सा है इसमें, कर्ता कर्म कारक, क्योंकि कर्ता भी है इसमें और कर्म भी है, दूध पीने का काम हो रहा है। इसके बाद है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नैऋत्य, प्रेक्षागृह, नेपथ्य, अलिंद, क्या कहा जाता है पर्दे के पीछे, तो उसे कहा जाता है नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब एक का संधि विच्छेद सही नहीं है, वो कौन से वाला है, प्र प्लस में उड़ा प्रोड़ है, नी प्लस में उड़ा न्यून है, अंबु प्लस में उर्मी अंबुर्मी, सची प्लस में इंद्र सचिंद्र है। एक सही नहीं है, कौन से वाला, ये वाला, नी प्लस में ऊन न्यून। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। चौराहा, पंचेरी, पंजाबी, शताब्दी में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद जहाँ पर प्रधान होता है, तो वहीं पर होता है पंजाब। 5 जो नदियाँ हैं उनका समाहार, तो पंजाब ये अलग है, चौराहा, शताब्दी, पंचशेरी, इनमें सारों में द्विगु है, ये वाला अलग है। इसके बाद है निम्न में से सकर्मक क्रिया है, हंसना, सोना, पढ़ना, रोना, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कौन सी है, ये वाली पढ़ना, बाकी हंसना, सोना, रोना ये अकर्मक है। नेक्स्ट आ जाता है अनजान सुजान सदा कल्याण, लोकोक्ति है, इसका मतलब अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता है, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। अनजान सुजान सदा कल्याण, मतलब क्या है इसका, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। नेक्स्ट है जाता ज, इसका वर्णमाला में संयुक्त अनुस्वार स्वरीय व्यंजन क्या कहते हैं, तो क्या है ये संयुक्त वर्ण है, ज और या इनके संयोग से बनता है, जैसे क्षा है, क और सा के मेल से बनता है, त्रा है, त और रा के मेल से बनता है, तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर संघर्षी है, तो कौन सा वर्ण स्पर संघर्षी है। अब स्पर संघर्षी कौन से वाला है, ये वाला झ। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है, मनोहारिन, योगी, नमकीन, ग्रामीण, इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है, कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें छोटी ई है इन, और ये सारे बड़ी ई वाले हैं, दीर्घ वाले हैं। नेक्स्ट है निम्न अधोलिखित शब्द युगम का सही अर्थ बताइए। अनुलंब अनुलंबन, ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार, ऊपरी जुड़ा हुआ, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, लंबाई के अनुसार, शुभकाल। अधोलिखित शब्द युगम का सही अर्थ कौन सा है। अब सही अर्थ कौन सा है, यहाँ पर ये वाला अनिश्चित
मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आ जाता है इंद्र के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये वाले मध्वा, पुरंदर, सचिपति, वासव। तो ये सभी सभी जो इंद्र के लिए प्रयोग में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कवि शब्द में संज्ञा है, व्यक्ति है, द्रव्य है, जाति है, कोई शब्द नहीं, कवि। अब क्या है यहाँ पर ये, तो ये जाति जो है, जाति का बोध करा रहे हैं। कवि कवियत्री होती है जैसे। नेक्स्ट है विसर्ग संधि, अतएव, उच्चारण, विषमण या विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन से वाला, तो अतः प्लस में एव, अतएव। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, प्रस्तावना, परिशिष्ट या फिर अभ्यास। तो लेसन जाओ उसके शुरू में होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, प्रस्तावना। नेक्स्ट आ जाता है कनक शब्द का अर्थ बताइए, वृक्ष, स्वर्ण दतूरा, गेहूं, स्त्री, प्लास, आभूषण, कोई शब्द नहीं। कनक, कनक क्या क्या कहा जाता है, कनक को स्वर्ण भी कह देते हैं, दतूरा भी कह देते हैं, और कनक गेहूं जो होती है उसको भी कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है भाषा प्रवाह अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका, लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा है, ये वाला मौखिक वार्तालाप। तो भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका मौखिक वार्तालाप। नेक्स्ट आ जाता है प्राकथन, शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प कौन सा है प्राकथन में। तो कौन सा है इसका सही, प्राक प्लस में तन। तो यही है प्राक प्लस में तन। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का जो उपयुक्त उपाय है वो कौन सा है। विद्यार्थियों के व्यवहार के ज्ञान को बढ़ाना, पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, या यही सभी। तो भाषा की रुचि का विकास करने का सही उपाय कौन सा है, तो ये वाला, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, संकोची स्वभाव, मानसिक अस्वस्थता, आत्मविश्वास में कमी या मानसिक स्वास्थ्य। कौन सी एक नहीं है भाषा अधिगम में कठिनाई। अब ये जो ऑप्शन डी में दी गई है मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य कौन सा है। किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। सही है इसमें। अब कौन से वाला है सही, ये वाला, किसी आदमी को भेज दो। नेक्स्ट आ जाता है शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला एक शब्द है, प्याऊ, पलवन, प्रकंप या प्रकीर्णन। शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, जैसे डिक्शनरी होती है वैसे। तो डिक्शनरी के अनुसार जो सबसे पहले ये वाला आएगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध सही कौन सा है, तो यही वाला है प्रत्यूष, यही सही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का एक पर्यायवाची नहीं है। अब जो सूर्य जो है इनका एक पर्यायवाची नहीं है, अब ये कौन से वाला है, दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर या भास्कर। अब नहीं है कौन से वाला, तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दिवाकर, भास्कर ये सारे कह देते हैं। सुधाकर ये चंद्रमा जो है उसका है, शशि, हिमकर, रजनीश, मयंक, शशांक उसका। इसके बाद है दिए गए विकल्प में से अमृत का विलोम बताइए, भय, विष, सुधा या जलज। अमृत का जब विलोम करेंगे तो क्या होगा, विष मतलब जहर। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, रत्नाकर, नरपति, मधुकर या दिनकर। समुद्र का, तो समुद्र को क्या कह देते हैं, समुद्र को रत्नाकर, जो ऑप्शन ए में है। प्योधी, अर्णव, सागर, प्योधी सारे कह देते हैं इनको। इसके बाद है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य में जो ये है इसका बताना है। इसका एक पर्यायवाची नहीं है, मधुकर, जलज, मधुप या भ्रमर। अब नहीं है कौन सा, ये वाला जलज, क्योंकि जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, अरविंद ये सारे के सारे इसके हैं।
तो ये नहीं है। इसके बाद है भौरा। भौरे का जो सही पर्यायवाची है वो कौन से मालूम होता है? कुंज, भ्रमर, अली या खद्योत। भौरे का तो भौरा जो है इसको देखें तो भ्रमर जो है इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भ्रमर। और इसके अलावा अली जो है ये भी हम कह देते हैं। मधु, मधुकर, द्विरेफ, अली, षटपद, भृंग, ये सारे इनके नाम हैं। तो भ्रमर भी और अली भी। इसके बाद आ जाता है भुजंग। इसका पर्यायवाची नहीं है। व्याल, सर्प, गरुड़ या पन्नग। भुजंग का नहीं है तो कौन सा? ये वाला गरुड़। जबकि सर्प, व्याल, पन्नग ये वाले हो जाएंगे। इसके अलावा अहि, नाग, विषधर, उरंग, सांप, फणी, फणीधर, सरीसृप, ये भी इनको ही कह देते हैं। इसके बाद है सरस्वती। इनका भी एक पर्यायवाची नहीं है। वाणी, कमला, वीणा, पाणी या शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? ये वाला कमला। जबकि वाणी, वीणा, पाणी, शारदा ये सारे हैं। सरस्वती, गीरा, भारती, विमला, वागीश, कर्णिका, वागेश्वरी ये कह देते हैं इनको। इसके बाद आ जाता है थोक। इसका पर्यायवाची है परचून, थोया, थाक या पर्यायिक। थोक का कौन सा है? ये वाला है पर्यायिक। नेक्स्ट है विभु। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मात्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। विभु का अब इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन ए में है सर्वव्यापक, नित्य है। नेक्स्ट आ जाता है व्यास। व्यास का विलोम है समास, संक्षेप, संश्लेषण या फिर लघु। व्यास का विलोम है। विलोम कौन से वाला है व्यास का? तो व्यास का विलोम समास ये वाला है। जबकि संक्षेप को विस्तृत कह देते हैं, लघु को दीर्घ कह देते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कृषाणु, हुत, आसन, अनिल या बहनी। अग्नि का एक पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? ये वाला अनिल। अनिल जो है हवा को कह देते हैं। वायु, समीर, मारुत, वात, ब्यार, प्रकंपन, समीरण, पवन ये सारे हैं। और ये आग जो है इसको हम आग, बहनी, पावक, अनल, वायुशाखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु ये सारे कह देते हैं। तो ये वायु का है। इसके बाद है इनमें से देवता का एक पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, किंकर, त्रिदश या गिवान। देवता का अब नहीं है ये वाला किंकर, क्योंकि ये सेवक जो है उसको कह देते हैं। नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा ये कह देते हैं इनको। पक्की और ये सारे इसके हैं। इसके बाद है घर का पर्यायवाची। विहार, आश्रम, इला या गेह। कौन सा है? तो यही है गेह। गृह, सदन, भवन, मंदिर, आवास, निकेतन, आगार, आलय, गेह, शाला, निवास, मकान ये सारे कह देते हैं घर को। इसके बाद है सभा। सभा का भी पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित, बैठक, परिषद या महावर्तन नहीं है। कौन से वाला? तो ये वाला सम्मिलित होना। सम्मिलित होना मतलब शामिल होना उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, सुधांशु, इंदु या सरोज। चंद्रमा का नहीं है। कौन सा? ये वाला सरोज, क्योंकि ये पंकज, कमल, जलज, अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, कंज, सरिंज ये उसके हैं कमल के। जबकि ये चंद्रमा जो इसको हम भी कह देते हैं। इंदु, सुधांशु, सुधाकर, शशि, कलानिधि, शीतकर, शीतांशु, राकेश, निशानाथ, सतीश ये सब कह देते हैं चंद्रमा को। इसके बाद है षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी या केका। षटपद, षट मतलब छह पाँव। छह पाँव किसके होते हैं? भौरा जो होता है उसके होते हैं 6 पाँव। इसको हम भौरा कह देते हैं। मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर ये सारे कह देते हैं हम इसे। इसके बाद है कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, दंड, एक दंत या लंबोदर। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? ये वाला दंड। जबकि दंड को हम कुबेर, यक्ष, राजराज, धनपति, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश ये सारे कह देते हैं। और गणेश, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हरेम्ब,
द्वे मातुर, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाय, ये सारे क्या देते हैं हम। तो गणेश का पर्यायवाची नहीं है ये वाला धनद, ये कुबेर का है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। अभिलाषा, आकांक्षा, विकार, अहंकार या हार्दिक। अभिलाषा का, तो अभिलाषा का मतलब क्या है? आकांक्षा, इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, प्रिय, लिप्सा, ये सारे क्या देते हैं हम इसको, तो यही हो जाएगा इसका। और अहंकार, अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ, मद, ये क्या देते हैं। और विकार किसको कहते हैं? जो दोष होता है, बुराई, खराबी, विकृत, उसको क्या देते हैं। इसके बाद आ जाता है खिड़की। खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, दरीचा, बारी या ये सभी खिड़की का। अब इसमें देखें तो कौन सा है, तो ये सारे सारे हैं। नेक्स्ट है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, पीयूष, अंबर या नभ, व्योम का तो नहीं है कौन सा, ये वाला पीयूष, क्योंकि पीयूष जो है अमृत को क्या देते हैं। सोम, सुधा, मधु, सुरभोग, ये सारे सारे हैं इसके। इसके बाद है यहाँ पर एक जो पर्यायवाची है वो सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फणी, उरग, तो कौन सा एक सही नहीं है, तो ये वाला जल्दी, अम्बुद। पुरंदर ये इंद्र, जो इंद्र का नाम है, ऊपर हमने पढ़ा था। सरोवर पुष्कर तालाब का है। फणी ये उरग सांप जो है उसका पर्याय है। तो जो है ऑप्शन सी वाला ये सही नहीं है, क्योंकि ये समुद्र का है और अम्बुद बादल को कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। मरीचि, पस्कर, रश्मि या दीप्ति, किरण का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, ये वाला। और जबकि मरीचि, रश्मि, केतु, अंशु, कर, ये सारे क्या देते हैं, बस ये नहीं है इसमें पस्कर। इसके बाद है मीमांसा का सही पर्यायवाची है स्वरूप, समालोचन, सुविज्ञता या निष्क्रिय। मीमांसा का पर्यायवाची है कौन से वाला, तो समालोचन ये वाला, जबकि समीक्षा, लोचन, विवेचना, निरूपण, ये सारे क्या देते हैं। इसके बाद है बिजली का पर्यायवाची है चमक, प्रकाश, सौदामिनी, कोई सभी नहीं। बिजली का, बिजली को क्या कहते हैं हम, तो बिजली को हम सौदामिनी क्या देते हैं, विद्युत क्या देते हैं, तड़ित, चपला, दामिनी, चमक, ये क्या देते हैं। चमक को आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट, ये क्या देते हैं। और प्रकाश को आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति, ये क्या देते हैं। तो बिजली कौन सा होगा, सौदामिनी। इसके बाद है लक्ष्मी। लक्ष्मी का कौन सा एक नहीं है यहाँ पर पर्यायवाची, रमा, कमला, इंदिरा या भारती। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, ये वाला भारती। रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना, ये सारे किसके हैं, लक्ष्मी के हैं, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, वसन, पट या वासन, तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है वासन। नेक्स्ट आ जाता है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची पयोधर, वारिधर, जलधर या दामोदर। तो मेघ का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, ये वाला दामोदर। जबकि ये पयोधर क्या देते हैं, इसे जलधर क्या देते हैं, जल को धारण करने वाला। वारीधर, ये वारी भी जल को ही क्या देते हैं। धराधर, वारिद, बादल, जिमुत, नीरद। तो बस ये सारे के सारे हैं दामोदर जो इसको छोड़कर। इसके बाद है सोना, इसका पर्यायवाची है अर्क, माणिक्य, वर्क या कनक। सोना कौन सा है, यही वाला कनक, ऊपर आया था हमने इसमें पढ़ा था। सुवर्ण, पुष्कल, हेम, घट, हाटक, कंचन, ये सारे क्या देते हैं इसको। और अर्क ये उसको क्या देते हैं, सूर्य को। सूर्य, रवि, भानु, दिनाकर, दिनकर, भास्कर। इसके बाद है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो वाक्य में जो पखेरु है इसका मतलब, इसका पर्यायवाची है पखेरु का। पक्षी, पखवाड़ा, जल्दी या पखाना, तो कौन से है, पक्षी। पखेरु शब्द मतलब पक्षी का पर्यायवाची है। अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी,
पतंग, परिंदा, चिड़िया, ये सारे के सारे क्या देते हैं हम पक्षी को। इसके बाद है कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर या सलील। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, ये वाला सलील, क्योंकि सलील किसे कहते हैं, जल को कह देते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची नहीं है अम्ब, अम्बा, अम्बु या जननी। कौन सा, ये वाला अम्बु, क्योंकि अम्बु जाए पानी को कह देते हैं, जबकि ये अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धात्री, माता के सारे पर्यायवाची हैं ये। इसके बाद है विसिक, किस शब्द का पर्यायवाची है, बुध, बाण, तरु या सरोवर का। तो इसमें देखिए तो ये जो ऑप्शन बी में है बाण, तो इसका है तीर, सर, सहायक, ये कह देते हैं इनको। इसके बाद है कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, बाजी, शार्दुल, तुरंग या है। घोड़े का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, ये वाला शार्दुल। इसके बाद है टीका, इसका पर्याय है व्याख्या, टेकवा, लेख या तकली। टीका शब्द का पर्याय कौन सा है, ये वाला है व्याख्या। व्याख्या, बाज्य, अवस्थी, भाषांतरण, विस्तृति, ये सारे हैं। इसके बाद है मीन का समानार्थी है सख, अली, शिलामुख या षटपद। मीन कौन सा है, ये वाला है झक। मीन को किसको कह देते हैं, मछली को कह देते हैं मीन। इसके बाद है केतु, इसका एक पर्यायवाची नहीं है, झंडा, निशान, पताका या ग्रह है। केतु का नहीं है कौन सा, ये वाला ग्रह है। नेक्स्ट आ जाता है तलवार, इसका पर्यायवाची है हलवार, दरबार, करवाल, दारधार। तलवार का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये है करवाल। नेक्स्ट है कामदेव, इनका पर्यायवाची है विडोजा, मार, पिशुन या असम। कौन सा है, ये वाला मार। अनंग, कंदरप, मनमत, मदन, अधेय, रतिपति, मार, ये सारे हैं कामदेव के पर्यायवाची। विडोजा ये इंद्र का है, विडोजा इंद्र का। पिशून, पिशून कौवा, और असम पत्थर। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक सही है इसमें। अब कौन से वाला सही है, ये वाला सिंह, पंचानन, नाहर, मृग आदि, ये सारे शेर के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।